मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रीवियस क्लास में अपन ने बीए पार्ट प्रथम वर्ष की जो प्रथम प्रश्न पत्र जो था राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें अपन ने व्यवहारवाद को आरंभ किया था और आज अपन देखेंगे व्यवहारवाद का विकास क्रम। व्यवहारवाद का विकास क्रम। क्लास जो है वो है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, व्यवहारवाद का विकास क्रम। अब हल्का सा अपन पुनः एक बार उन चीजों के साथ जुड़ते हैं जो प्रीवियस क्लास में अपन ने व्यवहारवाद के उद्भव को लेकर के अपन ने अपना जो अध्ययन जो था वो प्रारंभ किया था। और सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि व्यवहारवाद क्या था। जो मैंने प्रीवियस क्लास में क्लियर किया था कि व्यवहारवाद एक पद्धति है, एक उपागम है, एक दृष्टिकोण की अपन चर्चा कर रहे थे कि ये एक ढांचा है जो राजनीति विज्ञान की स्वयं में कोई परिभाषा नहीं देता है। ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक ढांचा प्रस्तुत करता है कि अपने को व्यक्ति के व्यवहार का, किन परिस्थितियों में वो व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है उसका अध्ययन करना है। यानी व्यक्ति का बेसिकली राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के किस प्रकार का अध्ययन आ जाएगा, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन आ जाएगा। तो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है, लेकिन वो किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है उसका अध्ययन करना और खासकर विशेषकर इस चीज पे बल देना कि व्यक्ति के उस व्यवहार को मापा जा सकता है, व्यक्ति के उस व्यवहार का सत्यापन किया जा सकता है, व्यक्ति के उस व्यवहार का पर्यवेक्षण किया जा सकता है। तो इस प्रकार इन चीजों पे बल दिया गया। फिर अपन ने देखा कि व्यवहारवाद का जो उद्भव है वो कैसे हुआ था। तो उद्भव में मैंने आपने देखा था कि परंपरागत के प्रति जो असंतोष था, उस असंतोष ने व्यवहारवाद को जन्म दिया था। और क्रिकपैट्रिक जो थे उन्होंने परिभाषा भी दी थी कि परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति जो असंतोष था, इस असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया। क्षोभ होता है गुस्सा, उसको जन्म दिया और उस क्षोभ ने व्यवहारवाद को जन्म दिया। अर्थात राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार पर बल दिया जाने लगा कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में कब और क्यों कैसा व्यवहार करता है, बेसिकली उन चीजों पे बल दिया जाने लगा था। इसके अलावा आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो प्रवेश ऐसा था कि राजनीति शास्त्रियों की उपेक्षा की जाने लगी थी, जो विद्वान जो थे उनकी भी उनके अध्ययन की उपेक्षा की जाने लगी थी। तो इस प्रकार व्यवहारवाद जो है एक क्रांति के रूप में, एक आंदोलन के रूप में सामने आता है। अब अपन देखते हैं कि साथ में अपने ये भी देखा था कि व्यवहारवाद जो है बेसिकली अपन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है व्यवहारवाद का उद्भव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व के जो अनुभव है उनमें भी व्यवहारवाद की जो जड़ें जो है वो दिखाई देती है। तो आज अपन विकास क्रम को देखते हैं और उसमें अपन उन चीजों को देखेंगे जहां अपने को व्यवहारवादी यानी मानव का जो व्यवहार है उसके अध्ययन जो है उस पर कहीं ना कहीं पहले भी बल दिया जाने लगा था, वो देखेंगे। क्योंकि व्यवहारवाद मानव के व्यवहार पे जो व्यवहार है उसके अध्ययन पे बल देता है। तो अपन उन चीजों को देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ऐसे जो अध्ययन हुए, ऐसे विचारक जिनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं मानव के व्यवहार पे विशेष बल दिया जाने लगा था। तो यहां आज अपन इस लेक्चर के माध्यम से व्यवहारवाद के विकास क्रम को जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज अपन देखते हैं तो नाम आता है ग्राहम वाल्स का नाम आता है। ग्राहम वाल्स का नाम आता है। इन्होंने 1897 की बात में चर्चा करते हैं द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, पुस्तक है इनकी द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो थी, ये इनकी रचना है। द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक लिखी थी, कब लिखी थी? 1897 में। ये ग्राहम वाल्स की पुस्तक है द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये पुस्तक लिखी थी और जिसमें उन्होंने मानव की प्रकृति के अध्ययन पे बल दिया था। ह्यूमन पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी
जिसमें इन्होंने मानव की प्रकृति के अध्ययन पर बल दिया। आगे बात क्लियर होगी अभी कि 1897 में ग्राहम वालास ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, मानव का राजनीतिक जो व्यवहार है उसके ऊपर पुस्तक लिखी थी और मानव की जो प्रकृति है, प्रकृति के अध्ययन पे बल दिया कि मानव की प्रकृति कैसी है, वो कैसा व्यवहार करता है परिस्थिति के अनुसार, उस पर विशेष बल इन्होंने दिया था। फिर आता है साहब दूसरा विचारक आर्थर बेंटले, जिनकी 1908 में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो पुस्तक आई थी इसकी, उसमें उन्होंने दबाव समूह के अध्ययन पे बल दिया था। पुस्तक में दबाव समूह के अध्ययन पर बल दिया। आर्थर बेंटले की पुस्तक 1908 में द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो पुस्तक थी इनकी, इस पुस्तक में इन्होंने दबाव समूह के अध्ययन पे बल दिया था। दबाव समूह का अध्ययन जो है उस पे, अब दबाव समूह है आपको पता है, आपने देखा होगा कि दबाव समूह जो होता है वो एक अनौपचारिक संगठन होता है, औपचारिक संगठन होता है, अनौपचारिक औपचारिक, जो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है दबाव समूह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहां ये जो दबाव समूह है वो किन परिस्थितियों में उनकी उत्पत्ति होती है, कैसे जैसे इनके हित पूरे होते हैं ये समाप्त हो जाता है। तो ऐसे अध्ययन पे आर्थर बेंटले ने एक पुस्तक लिखी और बेसिकली दबाव समूह जो थे उनके अध्ययन पे उन्होंने बल दिया। इसके बाद तीसरे विकास क्रम के रूप में अपन जब देखते हैं तो नाम आता है लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस का नाम आता है, इन्होंने 1924 में मॉडर्न डेमोक्रेसी एक पुस्तक लिखी 1924 में, मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये सी है RAY, डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी एक पुस्तक लिखी थी और इसमें उन्होंने बल दिया केवल और केवल हमें तथ्य से सरोकार रखना चाहिए, यानी सरोकार है मतलब इसमें डेमोक्रेसी पुस्तक में केवल तथ्य से सरोकार रखना चाहिए, यानी किसी घटना के घटित होने के पीछे क्या तथ्य है, क्या साक्ष्य है, हमें केवल और केवल उसी चीज पे बल देना। यहां लॉर्ड ब्राइस ये कहता है। सर 3 विचारकों के नाम, यानी कि अपन ने जब व्यवहारवाद के उद्भव की चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं व्यवहारवाद की जो जड़ें हैं
वो अनुभव के आधार पर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी व्यवहारवाद की जो जड़ें हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं। और उसी के आधार पर जब अपन देखते हैं तो पहला नाम आता है ग्राम बाल्स का नाम आता है, जिन्होंने 1897 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका टाइटल था द नेचर ऑफ ह्यूमन की बात की थी, यानी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, मानव का जो राजनीतिक व्यवहार था वो लिखी थी। उसमें मानव की प्रकृति के अध्ययन पर बल दिया, मानव की प्रकृति जो है वो कैसी है, किन परिस्थितियों में किस प्रकार की प्रकृति होती है, किस प्रकार का बिहेव जो मानव है वो करता है, उस पर उन्होंने बल दिया था। इसके अलावा दूसरे विकास क्रम में अपने देखा था आर्थर बेंटले का नाम है, और आर्थर बेंटले ने 1908 में एक पुस्तक लिखी थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो शासन है उसकी प्रक्रिया जो है, उस पुस्तक में उन्होंने दबाव समूह के अध्ययन पे बल दिया था कि दबाव समूह किन परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे लुप्त हो जाते हैं। उसमें भी क्या है, मानव का व्यवहार है जो दबाव समूह के रूप में संगठित होता है, और जैसे हित पूरे होते हैं वो समूह बिखर जाता है, तो उस चीज का उन्होंने अध्ययन किया था। फिर तीसरे समूह में अपन देखा था लॉर्ड ब्राइस का नाम आया था, जिन्होंने 1924 में मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र की बात करते हैं, उस पुस्तक में उन्होंने केवल और केवल तथ्य की बात की थी कि हमें केवल तथ्य और तथ्य से सरोकार रखना चाहिए। यह बात लॉर्ड ब्राइस ने कही। अब अपन आगे बढ़ते हैं, साथ साथ आप नोट कर लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं तो आगे अब एक नया घटनाक्रम जो होगा वो अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि यहाँ व्यवहारवाद की जब अपन बात करते हैं, शिकागो विश्वविद्यालय ने इसको व्यवहारवाद जो नाम दिया था, प्रत्यक्षवाद भी इसको कहा जाता है, प्रारंभ में प्रत्यक्षवाद के रूप में उभर करके सामने आया था, और जिसमें टेलकॉक का जो नाम आया था, उन्होंने इसके उद्भव की चर्चा की थी प्रत्यक्षवाद की, लेकिन शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा इसका नाम जो था व्यवहारवाद दिया गया था, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। तो अपन आगे उसी श्रृंखला में अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 1925 शिकागो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान चार्ल्स मेरियम। घटना है, चौथा पॉइंट है 1925 शिकागो विश्वविद्यालय के विद्वान चार्ल्स मैरियम, नाम क्या है, चार्ल्स मैरियम ने न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैरियम ने न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक लिखी, नामक पुस्तक में मानव प्रकृति व व्यवहारवादी अध्ययन पर विशेष बल दिया। मानव प्रकृति व अध्ययन पर विशेष बल दिया। मानव की प्रकृति और व्यवहार पे विशेष बल दिया। इन्होंने ही शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद का केंद्र बिंदु बनाया। आगे लिख देता हूं इसको, सेकंड पॉइंट में बिठा देता हूं। इन्होंने ही शिकागो विश्वविद्यालय को
शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद का केंद्र बनाया। शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद का केंद्र बनाया, इसलिए इन्हें व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है। इसलिए इन्हें व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है। इसलिए इन्हें व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है। अब बौद्धिक पिता यानी व्यवहारवाद का जो विचार जो था सबसे पहले अपनी कहेंगे कि मस्तिष्क की उपज है। ये विचार इनके मस्तिष्क में आया कि मानव का व्यवहार जो है उसका अध्ययन कैसे किया जाए। ये विचार इनके मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ। तो यहाँ मैंने पहले आपको प्रीवियस क्लास में बताया था व्यवहारवाद का जो नाम है वो इसी शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया था। पहले प्रत्यक्षवाद के रूप में देखा गया था, फिर मानव के व्यवहार पर बल दिया जा रहा है, इसलिए इसको व्यवहारवाद नाम दिया गया शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा। तो इसी शिकागो विश्वविद्यालय के जो विद्वान है 1925 में इन्होंने चार्ल्स मेरियम ने एक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मानव की प्रकृति उसके अध्ययन में विशेष बल दिया, और इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद का केंद्र बनाया था, इसीलिए इन्हें व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है। ये बात हो गई यहाँ पे चौथा पॉइंट। अब अगले 5वें पॉइंट पे चर्चा करते हैं। पांचवें पॉइंट पे पर आते हैं। तो देखिए शिकागो विश्वविद्यालय के प्रमुख 3 विद्वान, शिकागो विश्वविद्यालय के प्रमुख 3 विद्वान हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रमुख 3 विद्वान, यानी जिसे त्रिकोण भी कहा जाएगा, 3 विद्वान हैं, चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डहल। चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डहल। चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल जो है को व्यवहारवाद का त्रिकोण कहा जाता है। को व्यवहारवाद का त्रिकोण कहा जाता है। अब यहां कुछ विद्वान रॉबर्ट डहल की जगह लासवेल का नाम भी लिखते हैं। तो यहां अब आप देख सकते हैं कि शिकागो विश्वविद्यालय के 3 प्रमुख विद्वान जिनमें चार्ल्स मेरियम का नाम आता है, डेविड ईस्टन का नाम आता है, रॉबर्ट डहल का नाम आता है, इन्हें व्यवहारवाद के त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। शिकागो त्रिकोण भी कहा जाता है, व्यवहारवाद का त्रिकोण भी कहा जाता है। कुछ विद्वान जो है वो इस त्रिकोण में रॉबर्ट डहल के स्थान पे लासवेल को सम्मिलित करते हैं कि लासवेल जो था वो इसमें महत्वपूर्ण था। तो यहाँ ये अलग अलग धारणाएं हैं वो अपन क्लियर करते रहेंगे आगे। तो ये 5 पॉइंट हो गए इसके। एक पॉइंट और देखते हैं अपन, जिसमें डेविड ईस्टन की बात आती है। डेविड ईस्टन की एक पुस्तक थी, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। पुस्तक का नाम लिख लीजिए आप, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं, यानी कि उन्होंने इस व्यवहारवाद की, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई थी साहब, 8 विशेषताएं बताई। किसने बताई थी? डेविड ईस्टन ने
8 विशेषताएं बताई जिन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं कहा जाता है। बौद्धिक आधारशिलाएं कहा जाता है। समझ गए बात को? बौद्धिक आधारशिलाएं कहा जाता है, जिन्हों का नाम है डेविड स्टर्न, जिनकी पुस्तक थी द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, जिसमें व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई जिन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं कहा जाता है। और इसी आधार पे डेविड स्टर्न को व्यवहारवाद का वास्तविक जनक या प्रवक्ता माना जाता है, कहा जाता है। तो वास्तविक प्रवक्ता की बात आती है, वास्तविक जन्मदाता की बात आती है तो डेविड स्टर्न की, क्योंकि डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई थी। जबकि बौद्धिक पिता की बात आती है तो बौद्धिक पिता है ये विचार जो है वो किसकी उपज थी? वो विचार थी उपज थी चार्ल्स मेरियम का नाम आता है, जिसमें ये चार्ल्स मेरियम इसको बौद्धिक पिता कहा जाता है। वास्तविक पिता जो है डेविड स्टर्न को कहा जाता है, क्योंकि डेविड स्टर्न ने इसकी 8 विशेषताएं बताई जो व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं के नाम से जानी जाती है, जिनके बारे में भी अपन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन 8 विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।